Hello students, so today we will start a new topic of atomic nucleus unit, that is size of nucleus. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ठीक है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, सेकेंड थिंग कि जब हम बात करते हैं किसकी, और साथ ही साथ हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में पढ़ा, उनके एग्जांपल्स पढ़े। अब बात यह आती है कि जब हम न्यूक्लियस की चर्चा करते हैं तो न्यूक्लियस किसने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया था, वो किया था रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने गोल्ड फॉइल को लेके किया था और उन्होंने वहाँ पे बताया कि जो रेडियस ऑफ गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, गोल्ड एटम का जो न्यूक्लियस है वो कितना एस्टिमेट करके उन्होंने बताया, अबाउट 4.1 × 10⁻⁴ मीटर। ये एस्टिमेट किया अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड के एटम का न्यूक्लियस का साइज़। ओके, लेकिन अब जब बात आती है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की, तो हम सिर्फ एक गोल्ड को थोड़ा लेके चल रहे हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आपके ऑल अराउंड इतने सारे मैटर हैं, वो सभी एटम से बने हुए हैं। तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो सिर्फ इससे तो पता लगना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने, उन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, सिर्फ अल्फ़ा स्कैटरिंग नहीं किया, बल्कि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको स्कैटरिंग के थ्रू उन्होंने क्या करा, ऑब्ज़र्व किया। और ऑब्ज़र्व करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो भी न्यूक्लियस का रेडियस है, जो भी मतलब अगर हम एवरेज न्यूक्लियस का रेडियस ले, सबके जितने भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट एटम्स हैं उन सभी के न्यूक्लियस का एवरेज साइज़ देखें तो वो कितने ऑर्डर का होता है, वो होता है 1.1 × 10⁻⁻15 मीटर। मतलब अगर इसे हम ढंग से लिखें, नियर इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी लेवल भी बोलते हैं। तो अगर आपको फर्मी लेवल पूछ लिया गया या फर्मी पूछ लिया गया तो फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻15 मीटर। ओके, 10⁻15 मीटर। और एटम का साइज़ कितना होता है अगर आपसे पूछ लिया गया तो 10⁻10 मीटर। एटम का साइज़ होता है 10⁻10 मीटर, जिसको हम कहते हैं एंजियोस्ट्रॉम, एंजियोस्ट्रॉम कहते हैं। ओके, ये एटम का साइज़ है और ये न्यूक्लियस का साइज़ बताया था। अब जब यहाँ पे बात चल रही है किसकी, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की, तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस में जो रदरफोर्ड ने, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने ये पाया कि जो भी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है, जो भी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का मास नंबर। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि जो भी उन्होंने पाया, क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने ये फाउंड किया कि जो भी वॉल्यूम ऑफ दैट न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और ये भी आपको पता ही है, या फिर मास नंबर भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता ही है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम ही तो इंक्रीज़ होगा, है ना। वॉल्यूम जो है वो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से ही तो है। ओके, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर मैं r रेडियस ले लूँ उस न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस को हम स्पेयर मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो स्पेरिकल शेप के लिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a। और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कैसे, 4/3 पाई, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो r³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a। और अगर मुझे और इसे अच्छे से लिखना है तो आप सभी को पता है कि अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रूट करना हो, इससे क्यूब हटा रहे हैं ना क्योंकि हम रेडियस देख रहे हैं, तो क्यूब रूट करना तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा, 1/a⁻1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि सबकी पावर्स क्या कर दो, 1/3 कर दो। तो इसकी पावर अगर मैं 1/3 करती हूँ, 1/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा और इसकी पावर 1 बन जाएगी और इसकी पावर 1/3। तो मैंने यहाँ पे क्या करी, क्यूब रूटिंग बोथ साइड किया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा जो कि है r0। तो एक हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया है, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू r0। ये r0 यहाँ पे क्या है, ये r0 ही वही है जो अभी बताया था, एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं।
रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को बताता है ये, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इतने सारे, वो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू ही तो बाउंड होंगे, और वो फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये जो रेंज बताई गई है 1.1 × 10⁻15 मीटर, ये रेंज है किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की, और इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस से कराते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड न्यूक्लियस निकल के आ जाता है। ओके, ये चीज़ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है न्यूक्लियर की डेंसिटी। न्यूक्लियस डेंसिटी मींस न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? वॉल्यूम, सॉरी, जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे मास देखना पड़ेगा कि मास कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस का। मास को आप एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास तो है, लेकिन यहाँ पे आप उसे मास नंबर से रिलेट मत कराना। मास नंबर क्या है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मुझे यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस ये समझ लीजिए ये कोई एक न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया है? इसका मास नंबर हो गया है 2। लेकिन ये इसके मास को थोड़ा ना बता रही, तो नंबर को बता रहा है ना, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अगर मुझे इसका मास निकालना है जो कि केजी में निकल के आता है, तो कैसे निकल के आता है? एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 1.66 × 10⁻27 kg लिया जाता है। तो दो जो यहाँ पे दो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, उसका मास कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो वही चीज़ हमें यहीं पे तो करनी है। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या करना है? ये ए क्या है? इसका मास नंबर है, तो मास नंबर ए लिख देंगे इनटू किसके साथ कराएंगे? 1.66 × 10⁻27 kg। तो ये निकल के आ गया हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे ही निकालेंगे। ओके, मास नंबर कुछ और है यहाँ पे, और मास ऑफ न्यूक्लियस केजी में निकालेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, 4/3 πr3। एंड आर का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? r0 a⁻1/3 अभी निकाला था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 πr³ है, इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो r0³ और a का यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये 3 आ गया, तो इट मीन्स सिंपल क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, साथ ही साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 π 1.1 × 10⁻15 मीटर। मीटर भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, ना भी लगाए तो भी ठीक ही चलेगा। क्यूब लगा दिया और इनटू a। अब हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऊपर दिख रहा होगा a × 1.66 × 10⁻27 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 4/3 π 1.1 × 10⁻15 का क्यूब इंटू a, जिसमें से a से a कट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे 4/3 और पाई 3.14 पुट करें तो यहाँ पे डेंसिटी जो निकल के आती है न्यूक्लियस की, वो निकल के आती है रो इज इक्वल्स टू कितनी? 2.97। ये आपको याद करनी है, ठीक है? 2.97 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट मीन्स 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना केजी यहाँ पे न्यूक्लियस समा सकता है? न्यूक्लियस क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है। 2.97 10⁻17 ऑर्डर, 10 टू द पावर कितना ऑर्डर? 17 ऑर्डर। इतना केजी का मास 1 मीटर क्यूब के अंदर वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या हुई? न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी हाई डेंसिटी होती है। कितने ऑर्डर की? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कैसा है? बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्टनेस ऑफ द न्यूक्लियस को बता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, और साथ ही साथ कॉम्पैक्टनेस के साथ साथ ये भी तो पता चल रहा है कि न्यूक्लियर जो फोर्स है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना ज़्यादा मास को 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या करके रख सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है। और इसका सच अब
बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें हाई डेंसिटी के लिए? हाई डेंसिटी के लिए किसका है? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार भी यहाँ पे इसी तरीके का ही है कि उसकी भी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में भी इतना ज़्यादा अमाउंट में, छोटे से पार्ट में इतना ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा मास क्या होके रखता है? कॉन्ट्रैक्ट होके रहता है। ओके, ये चीज़। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है। तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है? अभी तक जब तक हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं तब तक उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ कौन से फोर्स डिस्कवर्ड हुए थे? दो, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो उन्होंने एक एक करके ये देखा, साइंटिस्ट ने स्टडी करी। वो क्या स्टडी करी कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की? न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स की। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन, अब देखिए इन सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के क्या मास हैं, और जब मास क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर होती है तो इट मीन्स वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स तो होता ही होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा टाइप का फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन ये कैसा फोर्स होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट। ओके, अट्रैक्टिव तो है लेकिन वीकेस्ट है। सेकेंड टाइप का फोर्स। अब आपको दिख रहा होगा कि जो ये प्रोटॉन है इसके अंदर, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कई गुना ज़्यादा क्या है? बड़ा है। कितना टाइम्स? 10⁻36 टाइम्स। कितना टाइम्स से देख लीजिए, 10⁻36 टाइम्स क्या है? बड़ा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें इन दोनों फोर्सेस के बारे में, इस न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन फोर्स इतना टाइम्स ग्रेटर है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस स्टेबल है। रिपल्शन फोर्स की वजह से ये जो, अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ना हो, सिर्फ ये दोनों फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स जब ऑपरेट करेंगे तो जिसमें से रिपल्शन फोर्स का एक्सटेंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, रिपल्शन फोर्स का एक्सटेंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये न्यूक्लियस ने तो एग्जिस्ट ही नहीं करना था। ये दोनों ने रिपल करके, प्रोटॉन से रिपल करके इस न्यूक्लियस को तोड़ ही देना था, कोलैप्स हो जाना था न्यूक्लियस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में है। इस न्यूक्लियस ने सभी न्यूक्लियॉन्स को अच्छे से अपने अंदर समा के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्सेस के अलावा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अलावा, तीसरा यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से भी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो इससे भी पहले जो अब स्ट्रॉन्गेस्ट, अब ये जो पहले अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता था, अब इसको ओवरटेक करके एक नया फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ। वो जनरेट तो पहले से ही हो रखा था, लेकिन डिस्कवर्ड हुआ। तो कौन सा फोर्स? वो था न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे कितने टाइम्स ज़्यादा है? 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से, और 100 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से। और न्यूक्लियर फोर्स कैसा टाइप का फोर्स है? यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो चलेगी भी इसी की वजह से ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं एक साथ, तो वो किसकी वजह से रह रहे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। और इसका रेंज कितना बताया? इसका रेंज है 10⁻15 मीटर ऑर्डर का, जिसको हम 1 फर्मी भी कहते हैं।